हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ऑटो स्केलिंग, लाइक व्हाट इज़ ऑटो स्केलिंग थ्योरी हमने कंप्लीट किया था ऑटो स्केलिंग के बारे में। एंड लैब भी हमारी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड लोड बैलेंसर। तो AWS में जो सर्विस है लोड बैलेंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। एंड इसका यूज़ हम देखेंगे कि हमारा मेन लोड बैलेंसर होता क्या है और किस केस में हम लोड बैलेंसर को यूज़ करेंगे, और हम इसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैसे करते हैं लैब करके देखेंगे। इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी में हम इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रीफली। एंड उसके बाद फिर इसका लैब हम लाइव करेंगे। लोड पर्टिकुलर, जैसे आपको नाम से ही कंफर्म हो रहा है, ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये लोड को बैलेंस करने के लिए होता है। ओके, मीन्स बैलेंसिंग द लोड। ठीक है, मान लो आपके सर्वर पे, ये आपका सर्वर है, इस पे लोड बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, जैसे ये आपका लोड बैलेंस अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप डायरेक्टली अगर यूज़र हो और इस सर्वर को कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इस पे CPU यूटिलाइजेशन आपका 20% है, धीरे धीरे लोड इस पे बढ़ा, 10 से 20 हो गया, 20%, 30% हो गया, 40%, 60-80% हो गया, तो तब तो ये सर्वर बैठ जाएगा ना। तो AWS के पास एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, एक सर्विस, जिसकी हेल्प से हम लोड को बैलेंस कर सकते हैं कि अकेले इस सर्वर को परेशान नहीं होना पड़ेगा, सारा लोड इस सर्वर पे नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका लेमन लैंग्वेज में इसका हम समझ लेते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल हमारा काम कैसे करता है। अगर आप रोड पे या चौराहे पे जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो एक ट्रैफिक सिग्नल लगा रहता है, और उस चौराहे पे ढेर सारी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक, जैसे रेड लाइट हो रही है वो रुक जा रही हैं, जैसे ग्रीन लाइट हो रही है तुरंत जा रही हैं। अगर उस ट्रैफिक सिग्नल को अगर आप फॉलो करोगे तो कभी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मीन्स आपको क्या बोलते हैं, सबकी बारी आएगी बराबर से। ठीक है, आपको 1-2 मिनट के लिए 60 सेकेंड्स के लिए वेट करना है, उसके बाद फिर आप जा सकते हो। अब सपोज़ करो अगर वो ट्रैफिक सिग्नल वहाँ से हटा दिया जाए तो उस ट्रैफिक का हाल सोचो। ठीक है, कोई इधर से निकलेगा, कोई उधर से निकलेगा, और बीच में जाके सब लोग चौराहे पे जाम लग जाएगा, बहुत बड़ा जाम लग जाएगा। ठीक है, तो लोड बैलेंसर हमारा एक तरह से ट्रैफिक सिग्नल ही है। ट्रैफिक सिग्नल हमारा सारा लोड को, सारे ट्रैफिक को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जाम नहीं लग रहा है। एंड हमने ट्रैफिक सिग्नल को इम्प्लीमेंट ही इसलिए किया था कि हमारा जाम ना लगे। ठीक है, एक जगह पे जाम लगने से अच्छा है कि भाई धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ अपना चलती रहें विद द हेल्प ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा जो लोड बैलेंसर है वो भी इसी तरीके से काम करता है कि यूज़र जब ट्रैफिक सेंड करता है, ठीक है, एक यूज़र, दो यूज़र, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही सर्वर पे आके सारा लोड आके रुक जाएगा। ठीक है, एक ही सर्वर पे आके वो सारा लोड परेशान हो जाओगे। ठीक है आप, तो वो क्या करता है, सारे सर्वर पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भाई तुम भी थोड़ा सा ले लो, तुम भी थोड़ा सा लो, तुम भी थोड़ा सा लो, सब लोग मिल के काम करो। ठीक है, अब लोड बैलेंसर का यूज़ किस लिए होता है, अमेज़न ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया? तो वही जैसे क्या बोलते हैं, हमारा ऑटो स्केलिंग कल हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो यूज़ होता है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए और हाई अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स कि अगर आपका सर्वर, एक सर्वर पे अगर आपका डेटा आ रहा है तो ये सर्वर हो सकता है एक समय आएगा, इतना लोड इस सर्वर पे आ जाएगा कि सर्वर बैठ जाएगा। जब आपका इस सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन 100% हो जाएगा तब उस केस में तो ये सर्वर बैठ जाएगा। तो लोड बैलेंसर के पिक्चर में आ जाने से ये फॉल्ट टॉलरेंस आपका चला जाता है। ठीक है, कोई सर्वर फॉल्ट ही नहीं होगा, सबको बराबर से काम मिलेगा। हाई अवेलेबिलिटी, सबको बराबर से काम मिल रहा है तो सर्वर आपका अवेलेबल भी रहेगा। ये आपकी जो भी वेबसाइट है, flipkart.com या फिर amazon.com, जो भी वेबसाइट है, ठीक है, वो आपकी हमेशा अवेलेबल रहेगी। अब सपोज़ करो ये आपकी flipkart.com है, इस पे एक यूज़र आया, 100 यूज़र आ गए, 1000 यूज़र आ गए, तब तो ये बैठ जाएगा ना, तो अवेलेबल थोड़ा ना रहेगी हमेशा ये। जैसे आपकी IRCTC सुबह सुबह 10 बजे जैसे उस पर लॉगिन करो तो वो बैठ जाती है, तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी बहुत लो है उसकी। ठीक है, क्योंकि 10 बजे से लेके 10:05 तक, 10:10 तक वो अवेलेबल नहीं रहती है या हैंग हो जाती है।
अब हम थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज लोड बैलेंसर इन AWS टर्म्स. Load balancing is the method of distributing network traffic equally across a pool of resources that supports an application. ठीक है. Modern application must process millions of users simultaneously and return the correct text, videos, images, and other data to each user in a fast and reliable manner. अब लोड बैलेंसर मैंने जो ऊपर आपको समझाया है कि ये एक मेथड होता है, एक तरीका होता है. ठीक है, ये एक तरीका है. ठीक है, जिससे कि ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ठीक है, अगर ये आपका एप्लीकेशन है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी यूज़र आएंगे वो इक्वली, देखो एक यहाँ पे भेज रहा है, एक यहाँ पे भेज रहा है, एक यहाँ पे भेज रहा है. तो इसने क्या किया है, ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है, और जो आज के मॉडर्न एप्लीकेशन हैं, मॉडर्न एप्लीकेशन कोई भी ले लो आप, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ. ठीक है, उन सबको इसकी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि उस पर कोई ज़रूरी नहीं कि लोड कब बढ़ रहा है, कोई लोड कब नहीं बढ़ रहा है. फेसबुक है, रात में भाई सोने से पहले सब लोग फेसबुक थोड़ी देर चलाते हैं, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर रहे हैं. ठीक है, तो उस समय उस पर लोड बढ़ गया तो लोड बैलेंसर उस पर लगा हुआ है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. उस समय अपना लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जितने भी उसके सर्वर हैं. तो फेसबुक का एक तो सर्वर होगा नहीं जिस पे फेसबुक चल रहा है, उसके कई सारे सर्वर होंगे, 100-200 सर्वर होंगे, सब पे अपना वो एप्लीकेशन चल रही है अच्छे से. ठीक है, अब टू हैंडल सच हाई वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैफिक मोस्ट एप्लीकेशंस हैव मैनी रिसोर्सेज सर्वर्स विद द डुप्लीकेट डेटा बिटवीन देम. A load balancer is a device that sits between the user and the server group and acts as an invisible facilitator, ensuring that all resource serves are used equally. अब ये एक समझ लो साइलेंट हीरो है. ठीक है, ये साइलेंट हीरो है जो बीच में बैठा हुआ है. किसके बीच में, यूज़र और सर्वर के बीच में. अगर लोड बैलेंसर नहीं था तो इसके बीच में देख रहे हो कुछ है, नहीं है. ठीक है, तो जो लोड बैलेंसर है वो इसके बीच में आ गया है. आपने कहाँ लगाया लोड बैलेंसर को, यूज़र और सर्वर के बीच में. ठीक है, और जैसे आप कल हम लोग ऑटो स्केलिंग देख रहे थे. ठीक है, ऑटो स्केलिंग में क्या था, एक सर्वर हमारा अगर वो हाई सीपीयू पे था वो, ठीक है, तुरंत हमारा दूसरा सर्वर क्रिएट हो जा रहा था, तीसरा सर्वर क्रिएट हो जा रहा था. तो डेटा हमारा सब सेम था उस पर. ठीक है, ऑटो स्केलिंग सर्वर पे सेम डेटा था हमारा. तो लोड बैलेंसर का काम क्या है, सारे सर्वर जितने भी सर्वर उसके साथ अटैच हैं लोड बैलेंसर में हैं, ऐडेड हैं, 1 2 10 15 सब पे वो बराबर से वो करेगा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ऐसा नहीं कि एक पे उसने 10 रिक्वेस्ट भेज दी और एक पे 0 नहीं. अगर उसके पास 10 रिक्वेस्ट आई है और यहाँ पे 3 सर्वर हैं तो 3 रिक्वेस्ट सबके पास जाएंगी. ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें. अब बेनिफिट्स ऑफ लोड बैलेंसर हम देखते हैं. व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ लोड बैलेंसर. एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर लोड इस पर कम रहेगा तो एप्लीकेशन हमेशा आपका अवेलेबल रहेगा. स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी भी हमेशा इस पर रहेगी. सिक्योरिटी भी इस पर हमेशा अवेलेबल रहेगी. ठीक है, क्योंकि अवेलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंस है, एप्लीकेशन परफॉर्म भी आपका अच्छा करेगा. ठीक है, तो अगर लोड बैलेंसर इस पर लगा दोगे और आपका सर्वर हमेशा अवेलेबल रहेगा क्योंकि आपका सर्वर का जो CPU यूटिलाइजेशन है या फिर लोड है उस पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, अकेले एक बंदे को परेशान नहीं होना पड़ रहा है. ठीक है, अगर अकेले आपसे बोल दिया जाए कि भाई 4 लोगों का काम अकेले करोगे तब तो भाई एक समय आएगा बेहोश हो जाओगे, तुम बैठ जाओगे, थक जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, गिर जाओगे. ठीक है, वही अगर आपकी जगह आप अकेले ना होके आपके साथ 3 लोग और हों तो 4 लोगों का अगर काम आएगा तो एक लोग का काम आप करोगे, बाकी 3 लोगों का काम वो अलग 3 बंदे करेंगे. ठीक है, तो इसके थ्रू मतलब इस तरीके से आप चारों लोग अवेलेबल रहोगे. ठीक है, वही अगर अकेले आप काम करोगे तो भाई आप बेहोश हो जाओगे. ठीक है, आप कहोगे भाई मेरे बस का नहीं है, मैं बैठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लेटने. हाउ डज लोड बैलेंसिंग वर्क्स. ठीक है, कंपनी यूजुअली हैव देयर एप्लीकेशन रनिंग ऑन मल्टीपल सर्वर्स. देखो मल्टीपल सर्वर्स पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न या जो भी है. ठीक है, इस मल्टीपल सर्वर्स पे चल रहा है. सच अ सर्वर अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड सर्वर फार्म. ये आपका सर्वर फार्म हो गया ये. ठीक है, खेती, सर्वर की खेती हो गई. ठीक है, यूज़र रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन फर्स्ट गो टू द लोड बैलेंसर. जैसे ये यूज़र ठीक है एक्सेस करेगा flipkart.com को या फिर amazon.com को, तो उसकी रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाएगी, यूज़र के पास नहीं जाएगी डायरेक्ट, मतलब सर्वर के पास नहीं जाएगी,
पहले लोड बैलेंसर पे आएगा वो रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद फिर द लोड बैलेंसर दैट देन रूट्स ईच रिक्वेस्ट टू द सिंगल सर्वर। उसके बाद लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो इसकी ट्रैफिक आई है वो इसको भेज देगा, फिर दूसरे की आएगी वो इसको भेज देगा, तीसरे की आएगी वो इसको भेज देगा। तो लोड बैलेंसर यहाँ पे सारे ट्रैफिक को रूट कर रहा है अलग अलग, इसको इसको सबको बराबर से रूट कर रहा है। ठीक है, एंड लोड बैलेंसिंग ये क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ ये लोड बैलेंसर इज काइंड ऑफ इसका जो काम होता है वो मैनेजर वाला काम रहता है रेस्टोरेंट पे। ठीक है, जैसे ये पर्टिकुलर बंदा आया खाना खाने के लिए, ठीक है, और इस क्या बोलते हैं, इसने क्या किया, ये मैनेजर है और ये टेबल पे बैठ गया ये यूज़र, तो ये कहेगा भाई तुम खाली हो, तुम जाओ इस क्या बोलते हैं इस कस्टमर को जाओ देखो क्या खाना है उसको उसको दो। एक कस्टमर और आ गया, अब ये देख रहा है कि ये तो बिज़ी है, फिर इसको काम नहीं देगा ये कि भाई तुम इसका देख रहे हो ना, तुम इसको ही देखो। तो ये देखेगा इसको, ये किसी कोई काम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर टेबल पे ये खाना वगैरह सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या खाली है ये। तो ये देखेगा हाँ ये तो खाली है, तो अगर इसने रिक्वेस्ट, ये यूज़र आ गया आपका, ये कस्टमर आया है, तो ये कहेगा भाई ऐसा है तुम इसको संभालो। ठीक है, और सिमिलरली अगर ये एक और यूज़र आ गया, तो अब ये दोनों बिजी हो गए, तो इन दोनों को ये काम नहीं देगा लोड बैलेंसर, ये आपका मैनेजर इन दोनों वेटर को काम नहीं देगा। ये कहेगा भाई तीसरे वेटर तुम खाली हो, तुम इस यूज़र को संभालो। तो इस तरीके से आपका लोड बैलेंसर काम करता है। ठीक है, अब जो लोड बैलेंसर है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अमेज़न ही प्रोवाइड करता है, AWS की ही सर्विस नहीं है ये। ठीक है, ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं सब के सब लोड बैलेंसर ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर देख लेते हैं हम, कितने तरीके के हमारे पास लोड बैलेंसर हैं अमेज़न में। ठीक है, तो मेनली हमारे पास 4 तरीके के लोड बैलेंसर हैं। अगर लोड बैलेंसर आपको देखना है तो आप EC2 सर्विस में जाओ एंड नीचे जाओ लोड बैलेंसिंग में, क्लिक ऑन लोड बैलेंसर, और जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करोगे तो आपको ये 3 तरीके के दिखेंगे। तो आप बोलोगे चौथा कहाँ है, चौथा ये नीचे रहा। पहला लोड बैलेंसर है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इस पर कौन कौन सी ट्रैफिक अलाउ रहेंगी, ये देखो ऐसा है कि सारे ट्रैफिक इस पे अलाउ नहीं रहेंगे। जो लोड बैलेंसर आप बनाते हो ना, ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रैफिक कोई भी पोर्ट इस पे अलाउ रहेगा, सबको अलग अलग काम दिया गया है। ठीक है, तो लोड बैलेंसर के अंदर जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है उस पे हमारा सिर्फ और सिर्फ HTTP और HTTPS से रिलेटेड जो भी ट्रैफिक रहेंगी वो इस लोड बैलेंसर के थ्रू आएंगी इन सर्वर पे। ठीक है, देखो आप HTTP एंड HTTPS। ठीक है, और जो हमारा अब HTTP आप बोलोगे कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये क्या पोर्ट है, तो आप याद करो जब हम VPC की लैब कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक टेम्परेरी वेबसाइट का वो बनाया था। ठीक है, टेस्ट कर रहे थे हम VPC, तो हमने एक IIS क्रिएट किया था। ठीक है, वेब सर्वर क्रिएट किया था, वहाँ पे हमने जो पोर्ट अलाउ किया था वो HTTP किया था। तो जो भी हमारी वेबसाइट होती है ना वो हमारी HTTP यूज़ करती हैं। तो कोई भी आपकी वेबसाइट हो, देखो ये अमेज़न की है HTTPS यूज़ कर रही है, ये भी HTTP यूज़ कर रही है। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, ये अमेज़न है, ये HTTP यूज़ कर रही है। तो ये पोर्ट हमारा क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू अलाउ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो ये यूज़र ALB के थ्रू HTTP और HTTPS से ही जाएगा। दूसरा जो है हमारा वो है नेटवर्क लोड बैलेंसर। इसमें क्या होता है, when you need less latency means less response time we use NLB। और इसमें हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल अलाउड होते हैं, ट्रैफिक हमारा कौन कौन सा रहेगा अलाउड, TCP UDP TLS, ये 3 ट्रैफिक हमारे इसमें अलाउ रहेंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा जो है गेटवे लोड बैलेंसर। गेटवे लोड बैलेंसर हेल्प यू इजीली डिप्लॉय स्केल मैनेज योर थर्ड पार्टी वर्चुअल अप्लायंसेस। इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मेनली हमारा यूज़ नहीं होता है मेनली कंपनीज़ में, और इंटरव्यू में भी इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, तो ये गेटवे लोड बैलेंसर होता है। एंड चौथा जो है हमारा वो है क्लासिक, मींस प्रीवियस जनरेशन लोड बैलेंसर। अब ये बड़ा ख़ास है, ये ख़ास इसलिए है कि जो एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके ये बनता है।
तो अब अगर इसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये भी खासियत होगी, ये भी खासियत होगी। मीन्स इसमें कौन कौन से पोर्ट अलाउड रहेंगे, HTTP, HTTPS, ठीक है, एंड TCP, UDP, TLS। ओके। अब एक 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में 110%, अगर लोड बैलेंसर पे वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो। पहला क्वेश्चन ये होगा कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर OSI लेयर के कौन से लेयर पे है ये, ठीक है, ऑन विच लेयर डज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क्स। तो आप कहोगे ये क्या है भाई, तो ये है ये थोड़ा सा आपका नेटवर्क से रिलेटेड है कि कोई भी आप डेटा जब सेंड करते हो ना, आप कोई भी फाइल या फिर कोई भी क्लिक कर रहे हो, ठीक है, आपको जो डेटा ये मिल रहा है, वेबसाइट खुल रही है या व्हाट्सएप पे आप इमेज भेज रहे हो किसी को, या कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो अटैचमेंट के थ्रू, तो वो एज इट इज़ नहीं जाता है, ठीक है, वो टुकड़ों में जाता है, टुकड़ों में, कि वहाँ पे भी कई तरीके की होते हैं। जैसे आपका डेटा इंटरनेट पे कैसे ट्रेवल करता है, ये कभी गूगल करना तो पता चलेगा। आप अपने फ़ोन पे फ़ोटो क्लिक किया आपने, ठीक है, दोस्तों की, और वो दोस्त कह रहा है भाई ये मुझे सेंड करना, आप फिर व्हाट्सएप पे गए, उसको अटैच किया और सेंड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि इमेज फॉर्म में ही वो जा रही हो आपके दोस्त के पास, नहीं, वहाँ पे ये पर्टिकुलर लेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं OSI लेयर्स, ठीक है। 7 तरीके के लेयर्स होते हैं, जिसमें पहला होगा फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क, चौथा ट्रांसपोर्ट, पांचवा सेशन, छठा प्रेजेंटेशन, 7th एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एप्लीकेशन लेयर आपका OSI के कौन से लेयर पे काम करता है, ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो यू हैव टू से 7th लेयर। 7th लेयर आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, सॉरी एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। एंड ये प्रोटोकॉल कौन कौन सा सपोर्ट करता है वो भी पूछेगा आपसे, तो यू हैव टू से HTTP एंड HTTPS। और वो पूछेगा नेटवर्क लोड बैलेंसर कौन से लेयर पे काम करता है, तो आपको नेटवर्क नहीं बोलना है, आपको बोलना है ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही TCP एंड UDP और TLS प्रोटोकॉल काम करते हैं। एंड यहाँ पे कौन कौन से इस लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल, ठीक है, सपोर्ट करता है ये नेटवर्क लेयर, TCP, UDP, TLS प्रोटोकॉल। और तीसरा जो है क्लासिक लोड बैलेंसर, ये कौन से लेयर पे काम करता है, तो मैंने इसको बता ही रखा है आपको कि भाई ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको सिंपली बोलना है कि भाई ये 4th और 7th लेयर दोनों पे काम करता है और सपोर्ट करता है दोनों प्रोटोकॉल को, HTTP, HTTPS, TCP, SSL, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि व्हेन यू एक्सेस flipkart.com, ठीक है, आप मान लो flipkart.com को एक्सेस कर रहे हो, तो आपका डेटा जो है वो किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। मान लो ये इंटरनेट, ये यूज़र है, ठीक है, इसने flipkart.com एक्सेस किया, ठीक है, तो व्हेन यू एक्सेस flipkart.com वेबसाइट which you have created in your AWS, you have mentioned this website into DNS route 53। मतलब आपने जो ये वेबसाइट क्रिएट की है ना, इसके बारे में आपने AWS में कहीं ना कहीं तो बता के रखा ही होगा ना, तो वो जगह है आपका रूट 53। वहाँ पे DNS मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि रूट 53 इज़ नथिंग बट DNS सर्विस, ठीक है। वहाँ पे आपने ये बता रखा है कि भाई इस जो भी यूज़र flipkart.com सर्च करते हुए आएगा मेरे पास, ठीक है, आपको उसको कहाँ पे भेजना है, लोड बैलेंसर पे भेजना है। कोई भी बाहर से यूज़र अगर flipkart.com खोलेगा तो सबसे पहले इंटरनेट उस डोमेन को रिजॉल्व करेगा, इस वेबसाइट को रिजॉल्व करेगा और देखेगा कि अरे भाई ये तो ना इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं AWS अकाउंट की तरफ रूट जा रहा है, ठीक है, तो आपके VPC में आ जाएगा वो। और फिर यहाँ पे देखेगा कि भाई इस वेबसाइट को इन्होंने किसके साथ अटैच कर रखा है, लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर रखा है। तो लोड बैलेंसर पे एक इसका खुद का एक DNS नेम होता है, ठीक है, और उस DNS नेम को आपका रूट 53 में वो एडेड रहेगा, तो जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी वो इसके पास तुरंत आ जाएगी और उस रिक्वेस्ट को ये किस में कन्वर्ट करेगा, IP में, ठीक है। एंड उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद वो सर्वर को ट्रांसफ़र कर देगा कि भाई लो। तो लोड बैलेंसर के 2 पहलू होते हैं, एक होता है इंटरनेट फेसिंग
जिसमें आपका यूज़र आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है, यूज़र आपके और इंटरनेट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा उसका बैकएंड होता है लोड बैलेंसर का, दैट इज़ जिसमें आपके सर्वर होंगे, ठीक है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन होंगी कि किस तरीके के, क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने, क्या पॉलिसी लगा रखी है लोड बैलेंसर पे, ओके। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब रिक्वेस्ट कैसे आती है, यूज़र ने गूगल पे डाला है www.flipkart.com, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट आ गई लोड बैलेंसर के डीएनएस के पास। लोड बैलेंसर के डीएनएस ने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया आईपी में, और उसने रिक्वेस्ट कहाँ भेज दी, इंस्टेंस के पास, सीधे सर्वर के पास चला गया, बस ख़त्म। सीधे इसने कनेक्टिविटी हो गई इन दोनों की, ठीक है। flipkart.com इनको अब दिख रहा है, अपना ये शॉपिंग कर रहा है मज़े से। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि थोड़े से पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कवर कर लेते हैं। लोड बैलेंसर इस कहाँ पे क्रिएट होता है, लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट होता है वीपीसी के अंदर, ठीक है, इनसाइड ऑफ वीपीसी। ये हमारा यूज़र है, ये हमारा वीपीसी है, वीपीसी के अंदर हमारा ये लोड बैलेंसर लगा हुआ है, ठीक है। एंड यू गेट द ऑप्शन टू ऐड अवेलेबिलिटी जोन, सो वॉट एवर एजी यू ऐड यू कैन सी इन लोड बैलेंसर। तो जब आप लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे ना, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई आपके पास 4 अवेलेबिलिटी जोन है, मान लो एक क्या एक रीजन में, तो वहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन को ऐड कर सकते हो कि भाई ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, AZ1 AZ2 भी रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर आप फिर सबनेट क्रिएट करते हो, जैसे हम वीपीसी में, याद करो आप लोग, वीपीसी में हम लोग बनाते थे, वीपीसी क्रिएट करते थे, वीपीसी के अंदर फिर हम सबनेट, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते थे, सबनेट क्रिएट करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम मैनुअली ऐड करते हैं। इनसाइड एजी अवेलेबिलिटी जोन यू क्रिएटेड सबनेट्स एंड इनसाइड सबनेट आपके EC2 इंस्टेंस रहते हैं। आपने सबनेट बना दिया, सबनेट 1 सबनेट 2, और इसके अंदर आपके इंस्टेंस हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये आपने लोड बैलेंसर इस अवेलेबिलिटी जोन के साथ अटैच कर दिया तो इसके इंस्टेंस ऑटोमेटिकली इस लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट हो गए, नो, ऐसा नहीं है। आपको मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा EC2 इंस्टेंस को लोड बैलेंसर के साथ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टारगेट ग्रुप। ये आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। मैनुअली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा, ओके। एंड ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरी दैट एवरी इंस्टेंस इनसाइड लोड बैलेंसर विल हैव द पब्लिक आईपी। जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तो वहाँ पे पब्लिक आईपी एनेबल डिसेबल का ऑप्शन आता है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा जो इंस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल रहेगा लोड बैलेंसर में सबके पास पब्लिक आईपी रहेगी। अब पब्लिक आईपी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर इंटरनेट से अगर कोई एक्सेस करना चाहे आपको, तो बिना पब्लिक आईपी के आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा वो। अगर flipkart.com में खोल रहा हूँ तो flipkart.com का जो सर्वर है उसको पब्लिक आईपी की ज़रूरत है, अगर देखा जाए तो, लोड बैलेंसर अगर नहीं है तो। लेकिन लोड बैलेंसर पिक्चर में अगर है तो आपको वो पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द लोड बैलेंसर इटसेल्फ हैव अ पब्लिक आईपी, क्योंकि जो यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है ना वो लोड बैलेंसर पे आ रहा है, और वो लोड बैलेंसर के पास ऑलरेडी एक पब्लिक आईपी है, तो दो दो पब्लिक आईपी की ज़रूरत है ही नहीं, फालतू में पैसे क्यों खर्च करने, ठीक है। तो इसके पास प्राइवेट आईपी रहेगी और लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा सर्वर पे, इस रिक्वेस्ट पे, इस सर्वर पे ऐसे भेजेगा, ठीक है। The EC2 instance is connected to the load balancer. That doesn't mean every traffic will go through load balancer. ये important point है। अब ये सर्वर हमारा लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है, ये यूज़र है। अब यहाँ से मान लो एक ट्रैफिक आता है हमारा, ठीक है, वो आता है HTTP का, मान लो एक वेबसाइट एक्सेस कर रहा है ये flipkart.com ये यूज़र, तो HTTP अगर वेबसाइट का वो है तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अगर हमने यहाँ लगा रखा है तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे हमने, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल रहता है, HTTP एंड HTTPS, ठीक है। तो अगर ये यूज़र वेबसाइट एक्सेस कर रहा है तो इसके थ्रू जाएगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ ये दोनों ट्रैफिक अलाउ हैं, ठीक है, ये दोनों पोर्ट ही हमारे, ये प्रोटोकॉल ही अलाउड हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। तो एक पोर्ट होता है, एक प्रोटोकॉल हमारा होता है ICMP। अगर मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं इस सर्वर को पिंग कर रहा हूँ, ठीक है,
तो पिंग जो है वो ना तो एच टी टी पी के थ्रू जाता है, ना एच टी टी पी एस के थ्रू जाता है। आप लोग अगर थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, सिक्योरिटी ग्रुप में हमने पढ़ा था पोर्ट अलाउ करते हैं, डिनाई करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर पिंग आपको करना है किसी सर्वर को, तो उस पिंग का जो पोर्ट होता है वो होता है आई सी एम पी। ये प्रोटोकॉल होता है पिंग करने के लिए। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में ये प्रोटोकॉल तो है ही नहीं। तो क्या, आप खुद सोचो, क्या वो रिक्वेस्ट पिंग अगर कर रहा है तो वो लोड बैलेंसर के थ्रू जाएगा इस सर्वर पे रिक्वेस्ट, या बाईपास कर देगा? इसका मतलब यही है, अगर वो एच और एच नहीं है, अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ये, ठीक है, तो ये बाईपास कर देगा और ये डायरेक्ट चला जाएगा। पिंग अगर कोई कर रहा है तो डायरेक्ट चला जाएगा, लोड बैलेंसर की ज़रूरत नहीं है उस केस में। सिमिलरली अगर ये हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर है और यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी अलाउड है और हम पिंग कर रहे हैं, तो पिंग का तो भाई क्या बोलते हैं, हमारा क्या है, आईसीएमपी है। तो आईसीएमपी तो इसमें अलाउड है ही नहीं नेटवर्क लोड बैलेंसर में, तो वो भी इसको लोड बैलेंसर की ज़रूरत नहीं है, फिर उसमें वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट चली जाएगी। सिर्फ इसमें हम जो भी ऐप लोड बैलेंसर हमारा लगा रहेगा वही ट्रैफिक इसमें इसके थ्रू जाएंगे, लोड बैलेंसर के थ्रू जाएगा, बाकी सब डायरेक्ट चला जाएगा, डायरेक्ट जाएगा अगर उसको परमिशन है तो। ठीक है। अब लोड बैलेंसर हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सारा खेल इसी पे आपका डिपेंड करता है, तो ये ज़रूरी है, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है लिसनर्स, दूसरा होता है टारगेट ग्रुप्स, तीसरा होता है आपका टारगेट। ये देखो आप, लोड बैलेंसर में सबसे पहला जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है लिसनर्स होता है। ये लिसनर्स आपको कहीं पे मेंशन नहीं होगा, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपको बस समझना है कि भाई लिसनर होता क्या है। उसके बाद फिर उसके अंदर क्या आता है, टारगेट ग्रुप्स। फिर ये आपका ये जो डॉट डॉट वाला है ये टारगेट ग्रुप्स है। और तीसरा होता है ये टारगेट, सबसे छोटा इनपुट इसका होता है। सबसे पहले लिसनर्स का देखते हैं हम, लिसनर्स होता क्या है, लिसनर्स का काम क्या है। The work of listeners is to look for or listen to the incoming request to see whether this request wants to go, where this request wants to go. Like if this request is for port 80 or HTTP or when URDP, then it will decide where to route or send this traffic. जैसे हमने अभी ऊपर हमने ये पढ़ा था ना, ये हमने कवर किया है कि इस यूज़र ने क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट एक्सेस किया, तो किसके थ्रू एक्सेस किया, एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस किया। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लिसनर का यहाँ पे बैठा हुआ है, लोड बैलेंसर के अंदर लिसनर है। लिसनर क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि भाई ये यूज़र आ गया, जैसे होता नहीं कि भाई मैनेजर है वो देख रहा है कि भाई ये यूज़र आया है तो इसको हमें क्या करना है। तो वो मैनेजर है आपका लोड बैलेंसर के अंदर, लिसनर आपका एक तरह से यही काम कर रहा है कि वो देख रहा है कौन सी रिक्वेस्ट आई है, उसको कहाँ भेजना है। HTTP आई है तो यहाँ भेज दो, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट आई है तो यहाँ भेज दो, नहीं आई है ये रिक्वेस्ट नहीं है तो इसको बाईपास कर दो, जो भी है वो सारा काम लिसनर्स का ही रहेगा। ओके। तो लिसनर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लोड बैलेंसर, और ये आपका लोड बैलेंसर के नीचे ही लगा रहता है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट आई तो ये लिसनर्स के पास आ गया, ठीक है। लिसनर्स के पास ही फिल्टर करके ये भेजेगा कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट अब कहाँ जाएगी, हमारा इस टारगेट ग्रुप में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज टारगेट ग्रुप। व्हाट इज टारगेट ग्रुप? इट्स काइंड ऑफ अ क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ इंस्टेंस। ये जो जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, ये ग्रुप जिसमें कितने इंस्टेंसेस हैं, हमारे 4-5 इंस्टेंस है ही हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंस्टेंस, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ इंस्टेंस है हमारे, एंड यू सेट अ लिस्ट ऑफ 4, 6, 8 इंस्टेंसेस इन अ टारगेट ग्रुप वेयर द लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लिसनर्स के अंदर आपका टारगेट ग्रुप रहता है, इसके अंदर आपके ढेर सारे सर्वर्स आप अटैच किए रहते हो इसके साथ, ठीक है। और वहाँ पे ही आपका लिसनर आपका ट्रैफिक सेंड करेगा कि इस टारगेट ग्रुप में भेजना है, उसके बाद फिर अपना इस पर्टिकुलर टारगेट पे जाएगा या इंस्टेंस पे जाएगा।
सबसे छोटी यूनिट जो होती है आपका होता है वो टारगेट। टारगेट क्या होता है? टारगेट ग्रुप के अंदर ही आपका टारगेट होता है ये। इसको हम इंस्टेंस या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। द प्लेस और सर्वर वेयर द ट्रैफिक विल बी सेंट। एवरी टीजी मीन्स टारगेट ग्रुप, ठीक है, विल हैव हेल्थ चेक्स। जो ये टारगेट ग्रुप है इसके अंदर दो सर्वर है ना, तो ये भी तो हमें मेक श्योर करना है कि ये दोनों सर्वर सही है, तभी तो ट्रैफिक आएगा इसके पास, लिसनर तभी तो ट्रैफिक भेजेगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हेल्थ चेक भी हम लगाए रहते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, व्हाट इज़ हेल्थ चेक? हेल्थ चेक कुछ नहीं है, आपका सर्वर स्टेटस है, मतलब कि सर्वर आपका हेल्दी है या नहीं। स्टेटस चेक 1/2 तो नहीं है, सर्वर डाउन तो नहीं है। और ये हेल्थ चेक आपका कितनी देर में होता है? हर 300 सेकेंड पे होगा, एवरी 5 मिनट्स पे आपका हेल्थ चेक होगा। ठीक है, आपको चेक करेंगे भाई आप ज़िंदा हो, आप ठीक हो, ठीक है। तो इसका काम ये होता है। अगर ये टारगेट ग्रुप को ये पता चल गया कि सर्वर हेल्दी नहीं है, मींस या फिर ये सर्वर स्टॉप हो गया है या फिर ये हैंग हो गया है, लोड इस पे ज़्यादा आ गया है, तो टारगेट ग्रुप एक नोटिफिकेशन भेजेगा किसको? लोड बैलेंसर को, कि भाई हमारा एक पर्टिकुलर बंदा है वो बेहोश हो गया है, उसके वो उस हालत में नहीं है कि काम कर सके, हेल्दी नहीं है। तो आप इसको अपने डेटाबेस में अपने एंट्री में लिख लो कि ये बंदा काम करने लायक नहीं है। तो जो ट्रैफिक अब आएगी ना वो इस बंदे के पास नहीं आएगी, वो बाकी बंदों के पास जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है टारगेट। अब टारगेट हमारा जो होता है वो, देखो मैं इसको इंस्टेंस नहीं लिखा हूँ, मैंने इसको सिर्फ टारगेट ही लिखा है। क्यों? क्योंकि जो टारगेट होता है वो इंस्टेंस नहीं होता है, वो हो सकता है इंस्टेंस भी हो, लेकिन या तो वो आईपी होगा, या तो आपका लैम्डा हो सकता है, कोई लैम्डा फंक्शन हो, या फिर आपका एक इंस्टेंस भी हो सकता है। ओके। अब अ, अगर आपने इस टारगेट को आईपी सेट कर रखा है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आईपी बेस्ड है या फिर लैम्डा है या इंस्टेंस है। तो अगर आपने आईपी बेस कर रखा है तो आपके पास सिर्फ 4 तरीके के सीआईडीआर रेंज अवेलेबल हैं इस आईपी के लिए। सीआईडीआर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, पुराने लेक्चर्स में वीपीसी में। ठीक है तो ये पहली सीरीज़ होगी आपकी 10 सीरीज़ होगी, 100 सीरीज़, 172, ये पर्टिकुलर ये आईपी सीरीज़ ही आपके टारगेट ग्रुप में आप ले सकते हो एज आईपी। और जो यू कैन नॉट स्पेसिफाई पब्लिक आईपी एज अ टारगेट आईपी, आप इसमें पब्लिक आईपी यूज़ नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, लोड बैलेंसर में। ओके, एंड कुछ पॉइंट्स और है हमारे, वो कवर कर लेते हैं। एन इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर हैज़ अ पब्लिकली रिजॉल्वेबल डीएनएस नेम। ठीक है, अगर हम इसको देखें, अगर हमारा जो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर, तो कंपलसरी है कि उसके पास एक उसका खुद का एक पब्लिकली रिजॉल्वेबल डीएनएस नेम होगा। ठीक है, जैसे ये flipkart.com है, तो लोड बैलेंसर के पास अपना एक खुद का भी डीएनएस नेम होगा अलग से इसके अलावा। ठीक है, और ये दोनों की एंट्री आपकी रूट 53 में एडेड होंगी कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर ये रिक्वेस्ट आएगी तो आपको भेजना है लोड बैलेंसर पे। ठीक है, and an internet facing load balancer has a publicly resolvable DNS name, okay, and domain name for a content on a EC2 instance served by the ELB is resolved by the internet DNS server to the ELB DNS name। मतलब आपने गूगल पे डाला flipkart.com, तो पहले इंटरनेट पे भी तो एक डीएनएस रिजॉल्व करने का होगा ना, एक तरीका, एक पर्टिकुलर सर्विस होगी, तो वहाँ से पहले ही रिजॉल्व होती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई ये इस पर्टिकुलर AWS अकाउंट में ये डोमेन है हमारा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इसको। ठीक है, पता चलेगा कि भाई ये तो हमारा लोड बैलेंसर के साथ अटैच है ये पर्टिकुलर वेबसाइट, तो वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ के बाद वो कन्वर्ट होगा आईपी में, और उसके बाद फिर हमारा रिक्वेस्ट आएगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे भी भेजना हो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट इज़ डायरेक्टेड टू द ELB फ्रंट एंड। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्रैफिक हमारे इंस्टेंस के पास आता है। ऐसे नहीं डायरेक्टली आ गया, ऐसे यहाँ से भाई साहब आए और डायरेक्टली कूद के यहाँ पे आ गए, नहीं, इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें चलती हैं।
डीएनएस भी पिक्चर में आएगा, और लोड बैलेंसर भी पिक्चर में आएगा, कन्वर्ट भी होगा, आईपी भी आईपी में कन्वर्ट होगा, वो तो बहुत सी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। अब क्लासिक लोड बैलेंसर सर्विस सपोर्ट्स एचटीटीपी, ये सब मैंने अभी ऊपर कवर ही किया था कि सारे सर्विसेज हमारे उसमें है क्लासिक लोड बैलेंसर में। ठीक है, एंड प्रोटोकॉल पोर्ट्स हमारा 1 से लेके 65,535 तक है हमारा अलाउड, मतलब यूज़ कर सकते हैं क्लासिक लोड बैलेंसर में। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग एप्लीकेशंस ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट सच एज EC2। ठीक है, इंस्टेंस इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। अगर आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगा रखा है यहाँ पे, तो आपका जो ट्रैफिक होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अक्रॉस दी मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, क्योंकि आपके इंस्टेंस कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे। आपने ऑटो स्केलिंग भी लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो अपना बन रहा है, बिगड़ रहा है, सर्वर टर्मिनेट हो रहे हैं, नए क्रिएट हो रहे हैं, 3-4 अवेलेबिलिटी जोन में आपने बना रखा है। ठीक है, एंड दिस इंक्रीज, और ये जो पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, आपकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि एक अवेलेबिलिटी जोन में अगर आपका इंस्टेंस, मान लो ये आपका अवेलेबिलिटी जोन में आग लग गई, तो आपके पास दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है, तो इस वजह से कभी आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होती है। फेसबुक वगैरह देखते हो, कभी डाउन होता है? आज तक कभी डाउन नहीं हुआ है, बहुत रेयर केस में डाउन हुआ है। ठीक है, वो भी उनके खुद की गलती की वजह से। ठीक है, तो डाउन नहीं होगा क्योंकि आपके पास कई सारे अवेलेबिलिटी जोन है। आपने 3 जगह पे फॉल्ट टॉलरेंस हाई अवेलेबिलिटी के लिए 3 जगह पे आपने वो सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रखा है। नेटवर्क लोड बैलेंसर हैज़ एबिलिटी टू हैंडल वॉलेटाइल वर्कलोड्स एंड स्केल टू मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड्स। अगर आपके पास कई सारे हिट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ में हुआ था आपके साथ, ठीक है, सर्वर पे कई सारे हिट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप नेटवर्क लोड बैलेंसर भी लगा सकते हो। तो उसके बारे में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, अभी तो बस हम लोग ओवरव्यू ले रहे थे। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म है, उसको आपको अभी से ही यूज टू हो जाइए, लाइक LB। व्हाट इज़ LB? LB मीन्स लोड बैलेंसर, NLB मीन्स नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, ALB मीन्स एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, TG मीन्स टारगेट ग्रुप। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिसको आप यूज टू हो जाइए। आप जब भी पढ़िए तो LB करके पढ़िए, जिससे आप जब इंटरव्यू दोगे सामने वाले को बोलोगे कि यस दिस LB विल बी क्रिएटेड अंडर दिस, तो वो समझ जाएगा। क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, वो लाइक प्रोफेशनल ही यूज़ करते हैं। अगर TG आप बोल रहे हो ना, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये किताब से पढ़ के नहीं आया, इसने लाइव किया है, इसने प्रैक्टिकल किया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि अब थोड़ा सा ये ओवरव्यू था, इसके बाद हम और डीप जाएंगे। अभी हमारी 2 थ्योरी इसके ऊपर और होंगी, उसके बाद फिर हम इसका डेमो करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, पूरा लोड बैलेंसर हम बनाएंगे और खुद यूज़र बनेंगे और वेबसाइट क्रिएट करेंगे, लोड इस पर हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें करना है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भाई हमारा लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे हमारा क्रिएट हो रहा है, नए सर्वर क्रिएट हो रहे हैं, CPU यूटिलाइजेशन क्या है, वो सब हम आगे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है आप एक बार इसको गो थ्रू करिए अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम नए पार्ट 2 इसका लेके आएंगे, उसको देखते हैं और डीप पॉलिसीज़ लाइक लिसनर्स के बारे में और देखा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम कि क्या होता है, किस केस में कैसे हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप से इंटरव्यूअर ने इस बारे में अगर क्वेश्चन पूछा और आपने सही सही जवाब दे दिया, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा वो ना काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि लोड बैलेंसर में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ हल्का फुल्का पता होता है कि लोड बैलेंसर होता क्या है, लेकिन इतना डीप में किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, कि टारगेट ग्रुप क्या है, एंड ये टारगेट क्या है और लिसनर्स क्या होते हैं, ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो अगर आपने इसका सही सही आंसर दे दिया, विथ एग्जाम्पल आपने दे दिया, तो इम्प्रेशन आपका बहुत अच्छा बनेगा, एंड ही विल बी थिंकिंग, जो आपका इंटरव्यू होगा वो, या वो मान जाएगा कि हाँ भाई यू आर अ टेक्निकल गाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल सेम टाइम पे मिलते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।